आज की वीडियो में हम बात करेंगे जॉइंट फैमिली सिस्टम और न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम पर। इन दोनों में से कौन सा सिस्टम ज़्यादा बेहतर रहता है? वैसे तो इस बात का जवाब देना नामुमकिन है, क्योंकि हर कल्चर, हर घर, हर इंसान मुनफरिद है, तो सबके लिए हम एक सा रूल तो अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी इस टॉपिक को डिस्कस किया जा सकता है। और जो मेरा अपना तजुर्बा है जॉइंट फैमिली के साथ, मैं वो शेयर करना चाहूँगी इस वीडियो में। और अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा तंग हैं जॉइंट फैमिली से, तो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप सर्वाइव कर सकते हैं। और इसके अलावा हम पावर का भी तस्करा करेंगे, क्योंकि जॉइंट फैमिली हो या न्यूक्लियर फैमिली, पावर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। हम सब इंसान ज़िंदगी में पावर चाहते हैं। ताकत ही सबसे बड़ी चाह, बड़ी डिज़ायर होती है इंसान की। जी हाँ, पावर और एजेंसी, इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। एल्बर्ट बैंडूरा की थ्योरी है एजेंसी पर, एजेंसी और पावर। एजेंसी का मतलब होता है कि आपके पास कितनी सलाहियत है कॉन्शियसली अपने इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करने की, या फिर चॉइसेस कॉन्शियसली कुछ चीज़ों का इंतखाब करने की। कि आपको लगे कि हाँ, मेरे पास ये पावर है, ये सलाहियत है कि मैं कॉन्शियसली अपनी लाइफ के डिसीजंस ले सकता हूँ, मैं अपनी चॉइसेस के लिए खुद जिम्मेदार हूँ, मेरे पास एजेंसी है। और पावर जो होता है ना, उसका मतलब होता है कि रिसोर्सेस और मीन्स, यानी कि वो रिसोर्सेस होना, वो आपके पास वो ज़राए होना जिसका इस्तेमाल करके आप जो आपकी चॉइसेस हैं उनको, उन पर अमल दरामद कर सकते हैं, उन पर एक्शन ले सकते हैं। पावर है तो एक्शन लेंगे ना, लेकिन पावर से पहले एजेंसी आती है कि पहले आपको एक सेंस ऑफ सेल्फ तो हो, एक सेंस ऑफ कंट्रोल तो हो। आपको इतना तो पता हो ना कि हाँ यार, मेरी ज़िंदगी मेरे इख्तियार में है, मेरी लाइफ में मुझे इतना मैं कॉन्शियस हूँ कि मुझे कौन सी चीज़ों का इंतखाब करना और कौन सी चीज़ों का नहीं, ये मेरे इख्तियार में है। तो एजेंसी, और एजेंसी के बाद पावर आती है। और जॉइंट फैमिली सिस्टम में ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे कि एजेंसी और पावर का बड़ा मसला होता है, तभी जॉइंट फैमिली सिस्टम को लोग इतना पसंद नहीं करते। खैर, ये तो मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू आपको दिया है, इसके आगे रियल लाइफ एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगी। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि जॉइंट फैमिली सिस्टम होता क्या है। और चूँकि मैं खुद जॉइंट फैमिली में रही हूँ, तो मैं अपना तजुर्बा भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जॉइंट फैमिली सिस्टम में आप, जाहिर सी बात है, अपने चचा या फिर ताया के बच्चों के साथ रहते हैं। अब जो वेस्टर्न कल्चर है वहाँ पर तो ये सब नहीं होता, तो उनको जो हमारा एशियन कल्चर है, जो हमारा कलेक्टिव कल्चर है, इसमें चलने वाली जो पॉलिटिक्स है या किस किस्म का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, हमारा फैमिली स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर पावर डायनामिक्स कैसे काम करते हैं, तो ये तो उनको अंदाज़ा नहीं है इस बात का, तभी उन्होंने इस पर कभी किताबें नहीं लिखी। लेकिन हम तो जानते हैं ना कि हमारे यहाँ पर घरों में तो माशाल्लाह से इंटरनेशनल लेवल की पॉलिटिक्स होती है ना। वो तो जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो उनका आईआर का डिपार्टमेंट होगा ना, वो उसकी भी समझ नहीं आने वाली। तो बात करेंगे सबसे पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम पर। हमारा जो पश्तून कल्चर है ना, ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और हमारे कल्चर में जो हमारे ताया और चचा के बच्चे होते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं तरबुर। तरबुर पश्तो ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मतलब होता है राइवल, एनिमी। जी हाँ, आपका दुश्मन। तरबुर आपका वो कज़न है जिसके साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट आएगा। कहाँ पर? लैंड और प्रॉपर्टी को लेकर। लैंड और प्रॉपर्टी के अलावा भी आपका अपने कज़न्स के साथ ना कंपटीशन होता है, जेलसी और एनवे का रिश्ता भी होता है। ये बड़ा नेचुरल है, ये बहुत नेचुरल है। अब ये जो जेलसी और एनवे वाला पार्ट है, ये तो हम एंड में डिस्कस करेंगे कि इससे निपटना कैसे होता है। लेकिन ये जो लैंड और प्रॉपर्टी वाला है, रिसोर्सेज वाला है, ये तो फैक्ट है। इस पर तो आपकी अपने चचा और ताया के बच्चों के साथ हमेशा अनबन रहेगी। तो पश्तून कल्चर तो डायरेक्टली बोलता है भाई कि ये आपके तरबुर हैं, ये आपके राइवल्स हैं, एनिमी हैं। इस बात को अपने जहन में रखो। अब मेरा जो अपना ज़ाती तजुर्बा है जॉइंट फैमिली के साथ, क्योंकि मेरा बचपन, मेरा टीन एज जॉइंट फैमिली में गुजरा, तकरीबन 17 साल तक जॉइंट फैमिली में ही रही मैं। और कोई इतना अच्छा तजुर्बा नहीं था, इतना खुशगवार तजुर्बा नहीं था। और उसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था ना, वैसे तो बहुत से प्रॉब्लम्स थे, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है जिस पर आज मैं रिफ़्लेक्ट करती हूँ, तो वो कहीं ना कहीं पावर स्ट्रगल थी। एक डिक्टेटरशिप वाला थोड़ा सा इन्वायरमेंट था घर पर। पावर चंद हाथों में बहुत ज़्यादा थी। तो जब घर के बाकी लोगों के पास एजेंसी ना हो, उनके पास पावर ना हो, तो फिर जॉइंट फैमिली जो है ना, वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत होते हैं, वहाँ पर मसाइल बहुत होते हैं। और यहाँ पर एक मज़े की बात आपको बताऊँगी कि जब मेरी शादी हुई आज से 13 साल पहले, तो जो मेरा मिशन इम्पॉसिबल था ना, टॉम क्रूज़ वाला, वो सबसे पहला यही था कि मुझे जॉइंट फैमिली में नहीं रहना। क्योंकि जो मेरी रूह है, जो मेरी आत्मा है, वो बड़ी ज़ख्मी थी और मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था।
तो मैंने सोच लिया था कि मुझे ना न्यूक्लियर फैमिली में रहना है, मुझे ये झंझट चाहिए ही नहीं जॉइंट फैमिली की। और आप सिर्फ नसीब देखें मेरा और अल्लाह की करनी देखें कि मुझे जॉइंट फैमिली में ही रहना पड़ा और आज भी रह रही हूँ। और चूँकि जो मेरा एक्सपीरियंस था वो इतना अच्छा नहीं था, तो मैं हमेशा शादी के बाद भी बहुत रिएक्टिव मोड में रहती थी कि जहाँ मेरी शादी हुई वहाँ पर शायद इतना पावर स्ट्रगल नहीं भी था, लेकिन फिर भी चूँकि मेरा जो परसेप्शन था, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस मैं लेकर आई थी ससुराल में, तो मैं बहुत रिएक्टिव मोड में रहती थी। छोटी छोटी बात पर रिएक्शन देना, हालांकि वो इतनी बड़ी बात नहीं होती थी, लेकिन चूँकि पास्ट ऐसा रहा था ना कि ब्रेन मेरा वायर हो चुका था बहुत रिएक्टिव मोड में रहने के लिए। और मेरी बस एक ही डीप और डार्क डिज़ायर थी कि मैं किसी तरह से सेपरेट हो जाऊँ, मुझे जॉइंट फैमिली में ना रहना पड़े। लेकिन जब वक्त के साथ साथ मुझे समझ आया कि ये पॉसिबल नहीं है, तो फिर मैंने सोचा कि जहाँ मैं रह रही हूँ मुझे उस जगह का जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है, और जो मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उन्हें रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जॉइंट फैमिलीज़ भी ना अलग अलग तरह की होती हैं। कोई जॉइंट फैमिली ऐसी होती है कि जहाँ पर डिक्टेटरशिप होती है, जहाँ पर पावर बहुत सेंट्रलाइज्ड होती है, कि तिजोरी की चाबी हो या घर के अहम फैसले हों या किचन में कौन सा मसाला कहाँ रखना है, ये सारी पावर सास के हाथ में होती है। तो उस घर में ना एजेंसी और पावर बाकी अफराद के पास नहीं होती, तो जॉइंट फैमिली बहुत सफोकेटिंग हो जाती है। इसकी निस्बत वो जॉइंट फैमिलीज़ भी हैं कि जहाँ पर पावर इतनी सेंट्रलाइज्ड नहीं है, जहाँ पर एक ही बंदे के पास ना सारी पावर, एब्सोल्यूट पावर नहीं है। तकरीबन सारे लोगों के पास थोड़ी थोड़ी पावर है। हाँ, किसी के पास ज़्यादा है घर में, किसी के पास कम है, लेकिन सबके पास एक एजेंसी, एक पावर है थोड़ी बहुत, उनके ओहदे के, उनकी उम्र के हिसाब से। तो ऐसी जॉइंट फैमिली को लेकर चलना ना फिर भी थोड़ा सा आसान हो जाता है, वहाँ आप सर्वाइव कर सकते हैं। और बिल्कुल यही वाला स्ट्रक्चर मेरे ससुराल का था कि पावर एब्सोल्यूट नहीं थी, सबके पास थी, किसी के पास ज़्यादा थी, किसी के पास कम, लेकिन थी। और जब वक्त गुजरने के साथ साथ मैं अपने रिएक्टिव मोड से थोड़ा सा बाहर निकली, थोड़े पास्ट एक्सपीरियंसेस को मैंने रिजॉल्व किया वक्त गुजरने के साथ। इतना शऊर तो मुझे नहीं था खैर उस वक्त, अभी थोड़ा बहुत शऊर आया, तो मैंने फिर ना इस बात को रियलाइज़ किया कि थोड़ी बहुत पावर मेरे पास है इस घर में। मैं बिल्कुल पैसिव नहीं हूँ, मैं अपने इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ, मेरे पास रिसोर्सेज भी हैं, मीन्स भी हैं कि मैं एक्शन भी ले सकती हूँ, जो भी मेरी चॉइसेस हैं मैं उन पर एक्शन ले सकती हूँ। तो वहाँ पर मुझे थोड़ा सा सेंस ऑफ कंट्रोल आया कि हाँ, मेरा अपनी ज़िंदगी पर अपने ऊपर किसी हद तक इख्तियार है। इस घर में एब्सोल्यूट पावर किसी के हाथ में नहीं है, सबके पास पावर है किसी हद तक। तो यही वजह है कि जॉइंट फैमिली में मेरे लिए फिर सर्वाइव करना आसान हो गया, क्योंकि जब मैंने कंपैरिजन किया कि क्या मेरी फैमिली में सही नहीं था और क्या मेरे ससुराल में सही नहीं है, तो जो मेरी फैमिली में सही नहीं है उसको मैंने वहीं छोड़ दिया, लेकिन जो मेरी फैमिली की अच्छी वैल्यूज़ थी वो मैंने अडॉप्ट कर ली। जो मेरे ससुराल में बेहतर था मैंने उसको सीखा, लर्न किया, और जो मेरे ससुराल में अच्छा नहीं है मैंने उसे हटा दिया, लेट गो कर दिया। लेकिन ये प्रोसेस बहुत लंबा, बहुत मैसी और बहुत पेनफुल था। इतना मज़े का नहीं था, इतना आसान नहीं था जितना मैं यहाँ पर मुस्कुरा कर बयान कर रही हूँ। तो याद रखिए, वो जॉइंट फैमिली जहाँ पर लोगों के पास एजेंसी नहीं होगी, यानी कि उनके पास ये सेंस नहीं होगा कि वो कॉन्शियसली, इंटेंशनली अपने डिसीजंस को, अपनी चॉइसेस को कंट्रोल करते हैं, और इस बात की पावर नहीं होगी कि वो उन पर अमल भी कर सकते हैं, तो वो जॉइंट फैमिली बहुत सफोकेटिंग होगी, डिसफंक्शनल होगी, और वहाँ पर बहुत इश्यूज़ होंगे। ये जो रिसोर्सेज वाला मामला है, लैंड और कॉन्फ्लिक्ट वाला, ये तो हमेशा तरबुरों के दरमियान चलता रहेगा, यानी कि जो आपके कज़न्स हैं, ताया चाचा के जो आपके बच्चे हैं, उनके साथ आपका लैंड और प्रॉपर्टी पर तो कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलता रहेगा। तो उसे जितनी जल्दी रिजॉल्व कर सकें, उससे बाहर निकल आएँ तो बेहतर है। अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं, थोड़ी अकल शऊर है और ये वीडियो देख रहे हैं और आप देख रहे हैं कि पावर बहुत सेंट्रलाइज्ड है, आपकी माँ ही पूरा घर चलाती है, आपके अब्बू ही हर फैसले में बस उनका ही कहा हुआ जो है ना वो फाइनल डिसीजन है, तो आपको थोड़ा सा ना पावर को डिसेंट्रलाइज करना होगा, थोड़ा सा आपको एजेंसी देनी होगी अपने घर के बाकी अफराद को भी, ताकि वो भी फील करे कि हाँ, उनके पास भी ज़िंदगी में किसी हद तक इख्तियार है। और यूँ आपका जॉइंट फैमिली में रहना इतना ज़्यादा तकलीफ दे नहीं होता, क्योंकि हर फ़र्द के पास पावर होती है, हर फ़र्द को पता होता है कि हाँ, उसका डिसीजन, उसकी चॉइसेस किसी हद तक अहमियत रखती हैं। जाहिर सी बात है, घर के जो बड़े हैं, जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, उनकी हमेशा ही ज़्यादा चलेगी, लेकिन जो घर के छोटे हैं उन्हें भी उनके हिसाब से फ़ैसला करने की ताकत मिलनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आपका बेटा अगर रेड कलर की शर्ट पहनना चाहता है, बच्चा है वो भी, उसको पसंद है कि वो रेड कलर की शर्ट पहने, लेकिन आपको लगता है कि उस पर ब्लैक कलर की शर्ट ज़्यादा सूट करती है, तो आप अपना डिसीजन, अपनी जो आपकी सोच है, जो आपका ओपिनियन है, आप उसे अपने पास रखते हुए बच्चे को इतनी इजाज़त देते हैं कि वो अपनी एजेंसी
यानी कि उसको पता है कि वो जो कलर चाहे पहन सकता है, और फिर उस पर एक्ट करने की पावर आप उस बच्चे को दें और उसे बोलें कि ठीक है बेटा, आपको रेड शर्ट पहननी है, आप पहन लीजिए, क्योंकि ब्लैक शर्ट आपको पसंद है, बच्चे को नहीं, वो आपकी चॉइस है, बच्चे की नहीं। तो छोटे बच्चों को आपने कोई करोड़ों का बिजनेस नहीं थमाना होता, बल्कि आप उन्हें इसी तरह से छोटे छोटे डिसीजंस में उनकी हेल्प करते हैं, उनको उनकी मर्ज़ी करने देते हैं, और उनके इमोशंस को, उनके ओपिनियन को, उनकी चॉइसेस को रिस्पेक्ट करते हैं। सारी चॉइसेस को नहीं, क्योंकि वो बच्चे हैं, वो रिवॉर्ड पर चलते हैं, वो डोपामीन पर चलते हैं, तो आप बच्चे की हर बात तो नहीं सुन सकते, लेकिन आपको बच्चे के छोटे छोटे डिसीजंस को वैल्यू देना होता है, ताकि जब वो एडल्ट हो तो अपने डिसीजंस ले सके। बहुत सारे एडल्ट्स मेरे पास आते हैं, बालक लोग, जिनके पास डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं होती, बचपन में एजेंसी ही डेवलप नहीं हुई होती ना, तो पावर तो रहने दें, एजेंसी ही, सेंस ऑफ एजेंसी ही नहीं उनके पास। वो ये सोच ही नहीं सकते कि वो अपने इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कि वो अपनी चॉइसेस भी बना सकते हैं। वही वाली बात है ना कि पिंजरे का दरवाज़ा मैंने खोल दिया, लेकिन जो चिड़िया है वो कैद रहने की आदी हो गई है। चिड़िया को लगता है वो कभी निकल ही नहीं सकती, मैं उसे बोल रही हूँ बाहर आओ बाहर आओ, वो कहती नहीं मुझे नहीं पता, मुझे तो इतना पता है कि पिंजरे में रहना है। तो अब वो बालिग हो गए हैं जो मेरे क्लाइंट्स हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि उनकी लाइफ उनके हाथ में है, क्योंकि बचपन में कुछ भी उनके हाथ में नहीं था, पावरलेसनेस थी। वो अपने घर में किसी भी डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते थे, इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते थे, तो आज भी वो क्या है, हेल्पलेस हैं। इसे हम कहते हैं लर्नड हेल्पलेसनेस। तो अगर ऐसा है तो आपको चाहिए कि आप एल्बर्ट बेंजोरा की एजेंसी और पावर पर जो थ्योरीज़ हैं वो पढ़ें। मैं उस पर एक वीडियो भी बनाऊंगी कि एजेंसी में क्या चीज़ें शामिल होती हैं और कैसे आप एक ऐसे एडल्ट बन सकते हैं जिसको ये लगे कि उसकी ज़िंदगी उसके हाथ में है, उसकी चॉइसेस उसके हाथ में है, वो अपने इन्वायरमेंट को, अपनी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर सकता है, और जो पावर उसके पास है उसका बेहतर तौर पर अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है। अब बात करेंगे साइकोलॉजिकल पार्ट की, जिसमें आपका अपने चचा और ताया के बच्चों के साथ एनवे और जेलसी का, कंपटीशन का रिश्ता है। ये वाला जो पार्ट है ना, ये आप ख़त्म नहीं कर सकते, इसे आप अपनी और अपने कज़न्स के दरमियान से ख़त्म नहीं कर सकते। आप इसे अपने अंदर तो प्रोसेस कर सकते हो, लेकिन आप अपने कज़न से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपसे जेलस ना हो, कि वो आपके लिए एनवे, हसद ना रखे दिल में, कि वो आपके साथ कंपटीशन ना करे। तो यहाँ पर आप अगर जॉइंट फैमिली में रहने पर मजबूर हैं तो याद रखिएगा, आप जितना भी पावर को डिवाइड कर दें, जितना भी सबको इख्तियार दे दें, हक दे दें, लेकिन ये जो जेलसी, एनवे है ना, ये जो कंपटीशन है, ये किसी ना किसी इंसान में होगा, और बहुत मुमकिन है कि आप ही वो इंसान हो जिसके अंदर एक कंपटीशन, ये जेलसी और ये एनवे पाया जाता होगा। इसमें कोई शेम वाली बात नहीं है, ये ह्यूमन इमोशंस हैं, इसमें कोई शर्मिंदा होने वाली या आप बहुत बुरे इंसान हैं, नहीं, आप बुरे इंसान नहीं हैं। आपको शायद पता नहीं है कि आप में एनवे है, आप में जेलसी, और आप बहुत ज़्यादा कंपैटिटिव इंसान हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन करते हैं। कंपटीशन बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी बात है, कंपटीशन होना चाहिए, और जेलसी भी यहाँ पर इतना बुरा इमोशन नहीं है। लेकिन एनवे पर ना, मैं आपको कहूँगी कि उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रह भी रहे हो ना अपने जॉइंट फैमिली में, अपने ताया और चाचा के बच्चों के साथ रह रहे हो, तो याद रखो कि कंपटीशन, जेलसी, एनवे को तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब जो जेलसी है, कंपटीशन है, इसको फिर भी पॉजिटिवली इस्तेमाल किया जा सकता है। आप चाहें तो जेलसी एक भड़कती हुई आग है, इस आग को ड्राइविंग फोर्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो कंपटीशन को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर होने के लिए। लेकिन एनवे जो है ना, वो आपको हटाना पड़ेगा, उसको आपको ख़त्म करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा। मुझे आज भी चार्ली मंगर के वर्ड्स याद हैं, अपनी कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे वो। चार्ली मंगर कहते हैं कि कैपिटलिज्म को ना ग्रीड नहीं चलाती, कैपिटलिज्म को एनवे चलाता है, और एनवे को जितनी जल्दी आप अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे, उतना ही आप मेंटली और फिज़िकली हेल्दी रहेंगे। एनवे, हसद, ये हसद ही तो है जो कैपिटलिज्म को चला रहा है। ये रील्स आपके अंदर हसद ही तो पैदा करती हैं, आपके ताया चाचा के बच्चों की कामयाबी आपके अंदर हसद ही तो लेकर आती है। तो हसद को प्रोसेस कीजिए, हसद को ख़त्म कीजिए अपनी ज़िंदगी से। अगर हो सके तो कम से कम उनकी लाइफ में इंटरफेयर कीजिए, कम से कम उनमें इंटरेस्ट लीजिए, ज़्यादा इंटरेस्ट अपने अंदर लीजिए, अपने आप में लीजिए, अपनी इंप्रूवमेंट पे लीजिए, उनकी लाइफ में झांकना कम कर दीजिए। और जब भी आपके अंदर एनवे की फीलिंग आए तो उसको एक्नॉलेज कीजिए, बैठिए, एक्सेप्ट कीजिए, तस्लीम कीजिए कि हाँ, मेरे अंदर हसद आ रहा है, क्योंकि वो कहीं नहीं जाने वाला। हसद आएगा, एनवे आएगा, जेलसी आएगी। एक्नॉलेज करें, उसे प्रोसेस करें, एक्सेप्ट करें और लेट गो करें, और अपने आप को समझाएं कि देखो, हर इंसान की लाइफ में जो मुझे पॉजिटिव चीज़ें नज़र आ रही है ना, सिर्फ वही नहीं है उसकी लाइफ में। मैं सिर्फ उन्हें देख रहा हूँ, लेकिन उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी हैं जो मुझे नज़र नहीं आ रही, जैसे उसे मेरी प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही।
उसे मेरी प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही ना, मुझे भी उसकी प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही। कोई भी ना दुनिया में आकर आपको यूट्यूब पे ये नहीं बताएगा कि वो कितना गिल्ट में है, कि उसकी लाइफ कितनी बुरी है। आप जिससे भी पूछेंगे और भाई और सुनाओ कैसे हो, बस यार अल्लाह का बहुत करम है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। लेकिन अंदर की कहानी थोड़ी कोई आपको बताएगा आकर कि उसकी लाइफ में कितना रिग्रेट है, कितना गिल्ट है, उसको रात को ठीक से नींद नहीं आती, वो कितना डिप्रेस्ड है, कितने लोगों को सुसाइडल थॉट्स आती हैं, वो किसी से शेयर नहीं करते। तो याद रखिएगा कि लोग कभी भी अपनी इनर फीलिंग साइकोलॉजिस्ट के साथ शेयर नहीं करते, तो आपके साथ कहाँ से करेंगे। हमें अंदर की बात पता लगवाने में ना सालों लग जाते हैं, कोई नहीं बताता, ट्रस्ट नहीं कर पाता इंसान, इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करते दूसरों पर। अपनी वल्नरेबिलिटीज़, अपनी जो उनकी लाइफ में जो भी इश्यूज़ हैं, जो उनकी कमज़ोरियाँ हैं, वो किसी के साथ शेयर करने में इतना ट्रस्ट नहीं होता हमें। तो प्लीज़ आप बार बार अपने आप को अपनी CBT करें, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी बार बार करें। पहले इमोशन को फील करें, अपने एनवे को, अपनी जेलसी को, कंपटीशन को फील करें। अगर जेलसी को चैनलाइज कर सकते हैं, उस आग को फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं तो करें, वरना वो आग आपको जला भी सकती है, जलाकर राख कर सकती है। एनवे ऐसा है ना कि बिल्कुल धीमी आंच पर कोई चीज़ ना गलने के लिए छोड़ देना। एनवे आपको क्या करेगी, आपकी जो बॉडी है ना वो धीरे धीरे गलेगी, बीमारियां लगेंगी आपको, आप बीमार होंगे, आपकी बॉडी में एनवे दिखेगा, बीमारियों की सूरत में दिखेगा। तो प्लीज़ अपने एनवे को डाइजेस्ट करना सीखें। जैसे खाना डाइजेस्ट होता है ना, वैसे इमोशंस भी डाइजेस्ट होना ज़रूरी होता है, क्योंकि 2 बॉडीज़ है ना आपकी, एक बॉडी आपकी फिजिकल है, एक आपकी इमोशनल है। तो इमोशनल बॉडी में भी जब एनवे, सैडनेस, जेलसी ये सब आए तो उसको भी डाइजेस्ट करना सीखें। फास्ट फूड खाते हुए तो आपको बुरा नहीं लगता, आप ये तो नहीं सोचते कि यार अरे ये देखो कितना बुरा फूड है, आप तो इन्जॉय करके खाते हैं। आप जो है ना वो चिकन कढ़ाई खाते हुए तो नहीं सोचते कि इसमें इतना ऑयल है। तो फिर एनवे को क्यों फील करते हुए आपको इतना बुरा लगता है, क्यों जेलसी को इतना आपने खुद से काटा हुआ है, हालांकि आप जलन हसद में मर रहे हैं। तो उसे फील करें, इमोशनल बॉडी में डाइजेस्ट करें उन इमोशंस को, और CBT करें अपने आप को बार बार बताएं कि मेरे माइंड का फीचर है, हम सब के माइंड का फीचर है कि वो दूसरों का अच्छा वाला साइड देखता है, दूसरों की कामयाबी देखता है, क्योंकि उस माइंड को ना, उसको ये सलाहियत अल्लाह ने नहीं दी कि वो किसी दूसरे इंसान के ना माइंड में जाकर उसकी कमज़ोरियाँ भी देख सके। ये सलाहियत अल्लाह ने हमें नहीं दी, ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि दूसरे इंसानों के जहनों में क्या चलता है। तो ये बात आप लोग को पता होनी चाहिए। अपनी CBT करें, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी करें, एनवे को प्रोसेस करें चार्ली मंगर की तरह। उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो बहुत जल्दी ही इसको प्रोसेस कर लिया था, मैंने अपनी जान छुड़ा ली इससे, कि भाई मुझे नहीं दौड़ना किसी के साथ रेस में, मेरी अपनी लाइफ है, मेरा अपना कर्म है। और ये वाली जो फीलिंग्स है ना, कंपटीशन, राइवलरी, जेलसी, एनवे, ये तो रहने वाली हैं, कहीं नहीं जाने वाली। आप प्रोसेस कर लेंगे, लेकिन आपके चचा के ताए के बच्चे तो नहीं कर रहे ना प्रोसेस, वो तो ये वीडियो नहीं देख रहे। तो अवेयर रहें, माइंडफुल रहें कि मैं जिन लोगों के साथ रह रहा हूँ वो मेरे तरबुर हैं। और प्लीज़ मुझे ये बताइए कि क्या पंजाबी, सिंधी, बलोची या जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें ऐसा कोई वर्ड है जैसा पश्तो में है कि हम ताया और चचा के बच्चों को तरबुर बोलते हैं, यानी कि राइवल एंड एनिमी, वो कज़न आपके जो आपके राइवल और एनिमी हैं। तो क्या आप लोग की लैंग्वेज में ऐसा कोई वर्ड है? तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर मेरे इल्म में इजाफा कीजिए। मुझे बाकी कल्चर्स में भी जानना है कि वो लोग क्या बोलते हैं इन रिश्तों को। पॉजिटिव रहना अच्छी बात है, पॉजिटिव रहिए, मेरा मकसद आपको नेगेटिव करना नहीं था, लेकिन मैं उस पॉजिटिविटी के हक़ में बिल्कुल नहीं हूँ जो डिल्यूजनल है। पॉजिटिविटी वो होनी चाहिए जिसमें रियलिटी हो, और रियलिटी अगर कड़वी है, पेसिमिस्टिक है, तो उसे एक्सेप्ट कीजिए। उस पेसिमिस्टिक रियलिटी को एक्सेप्ट करना कभी कभार पॉजिटिविटी होता है। फेक और टॉक्सिक पॉजिटिविटी मुझे नहीं पसंद कि नहीं प्लीज़ सबके साथ अच्छा करें, नहीं आप प्लीज़ सबके लिए अच्छा सोचें, ये पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन बिहेवियर्स को समझें, ह्यूमन इमोशंस को समझें, जो रिलेशनशिप का डायनामिक्स है आपका और आपके कज़न्स के बीच में, उसको समझें। वो फैक्ट है, वो रियलिटी है। हाँ, बहुत से फैमिलीज़ ऐसी होंगी कि जहाँ पर ऐसा नहीं होगा, जहाँ पर मे बी बहुत इवॉल्व्ड सोल्स हों, इर्तिका पजीर लोग हों, अक्लमंद, होशियार, समझदार लोग हों, अपनी प्रॉपर्टी के, लैंड के कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व कर चुके हों, तो वो एक अलग बात है, ऐसे एक्सेप्शंस पाए जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर मेरे एक्सपीरियंस में तो यही सब देखने को आया है। इसके अलावा जॉइंट फैमिली बेहतर है, न्यूक्लियर फैमिली, ये तो हर फैमिली पे ही डिपेंड करता है। मैंने कहा ना, इसका कोई फाइनल आंसर नहीं है। बहुत से लोग जॉइंट फैमिली में बहुत अच्छे से रह लेते हैं, और बहुत से लोग न्यूक्लियर फैमिली में भी अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार पाते। मैंने बहुत से ऐसे न्यूक्लियर फैमिली में लोग देखे हैं कि रहते अपने घर में है, लेकिन सारा दिमाग देवरानी और जेठानी में पड़ा है, सारी नॉलेज देवरानी और जेठानी की रखनी कि उनके घर में क्या हो रहा है, वो कितना आगे निकल गए हमसे, हम तो पीछे रह गए भाई।
तो क्या फ़ायदा ऐसी लाइफ का, क्या फ़ायदा ऐसे न्यूक्लियर फैमिली का कि जहाँ पर आपका हेड स्पेस आप अपनी इतनी एनर्जी अपने देवरानी जेठानी को दे रहे हैं, ठीक है, अपने कज़न्स को दे रहे हैं, मेरे चाचा का बेटा, मेरे ताया का बेटा, मेरे चाचा की बेटी, मेरे ताया की बेटी क्या कर रही है। अगर वहाँ आपकी सारा हेड स्पेस आपका जा रहा है, आपके सारे एनर्जी जा रही है, तो ऐसी न्यूक्लियर फैमिली का कोई फ़ायदा ही नहीं है। बहुत देखी है मैंने ऐसी न्यूक्लियर फैमिलीज़, बहुत आते हैं मेरे पास ऐसे केसेस। मेरी अपनी फैमिली में भी जब सेपरेशन हो गई हमारी, उसके बाद भी कोई जान नहीं छोड़ रहा ना एक दूसरे की। मेरी अपनी फैमिली में भी भाई अब सेपरेट हो गए, अब भूल जाओ, अब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाओ, नहीं, एक दूसरे की खबर रखनी है। और आप सिर्फ सैडिज्म चेक करें हमारे यहाँ पर कि एक दूसरे की तबाही पर फिर खुश भी होते हैं। अरे भाई छोड़ दो यार, अलग हो गए हो, अब सुकून से जी लो, अपने ऊपर फोकस कर लो। नहीं, सारा दिमाग वहाँ पड़ा हुआ है कि उधर अब क्या हो रहा है, हमारे दुश्मनों के, हमारे तरबुरों के घर में क्या हो रहा है, हमें देखना है। अगर आप किसी ऐसी राइवलरी और कंपटीशन का शिकार हैं तो अवेयर रहें, माइंडफुल रहें, अपने आप को बचा कर रखें, अपना बचाव करना ज़रूरी है, एक फ़ासला बना कर रखना ज़रूरी है, बाउंड्रीज़ बना कर रखना ज़रूरी है, उनकी ज़िंदगी में अमल दखल ना करें और इमोशंस को प्रोसेस करना सीखें, ताकि आपकी जो जेलसी और एनवे है वो आपका वक्त ज़ाया ना करें। जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली में एजेंसी, पावर, इमोशंस को प्रोसेस करना, जॉइंट फैमिली की हकीकत को समझना, हमारे माशरे में रिश्तों की हकीकत को समझना, रिसोर्सेज, प्रॉपर्टी, लैंड के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी हकीकत है। इससे नज़रें फेरना हमें बेहतर इंसान नहीं बनाता, हमें एक बेहतर फैमिली बनाने, बेहतर फैमिली स्ट्रक्चर को कायम करने की सलाहियत नहीं देता। तो जो भी लैंड प्रॉपर्टी को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है उसको अगर आप लोग रिजॉल्व कर लें, अपने जीते जी अपने बच्चों को लड़ाई झगड़ों के लिए ना छोड़ कर जाएँ, जैसे कि हमारे यहाँ होता है, हमारे ट्रैवल कल्चर में डिवीज़न तो होती नहीं रिसोर्सेज की, फिर सारे ताया चाचा के बच्चे लड़ रहे होते हैं। मेरे अपने ससुराल साइड में यही चल रहा है, लैंड पर, प्रॉपर्टी पर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, केसेस चल रहे हैं, कोर्ट केसेस चल रहे हैं। तो इन मामलात को अगर भाई भाई पहले ही निपटा लें तो बच्चों के लिए ना इतने ज़्यादा इश्यूज क्रिएट नहीं होते। तो ये जो प्रॉपर्टी वाला मामला है ना, ये तो फिर भी सॉल्व किया जा सकता है, बिकॉज ये टेंजिबल है, ये कंक्रीट है, इसको देखा जा सकता है, इसको सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन जो इमोशन वाला मामला है ना भाई, ये तो रहेगा। जेलसी, एनवे, कंपटीशन, राइवलरी, ये कहीं नहीं जाने वाली, ये रहेगी, ये आपको खुद प्रोसेस करनी है। जिस फैमिली में भी आप रह रहे हैं, चाहे वो जॉइंट है या न्यूक्लियर है, वहाँ पर जो भी डायनामिक्स हैं, स्ट्रक्चर है, उसको समझें। ख़ासकर ख़वातीन जो शादी करके जॉइंट फैमिली में गई हैं, थोड़ा सा मवाजना करना सीखें कि आपका ससुराल और आपका जो मैका है ना, उसमें कंपैरिजन कीजिए, देखिए कि कहाँ पर क्या बेहतर था। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप अपनी माँ के घर से सब अच्छा ही सीख कर आई हैं, नहीं, बहुत मुमकिन है कि आपकी माँ के घर में कुछ चीज़ें अच्छी हों, कुछ चीज़ें इतनी अच्छी ना हों। बहुत मुमकिन है आपकी सास के कुछ वैल्यूज़, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा बेहतर हों। यही वजह है कि जो भी इमोशनल बैगेज आप अपने माँ के घर से शौहर के घर में लेकर जाते हो, उसको रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। और शौहर का अपना बैगेज भी होता है, क्योंकि वो भी पता नहीं किस किस्म की फैमिली में रह रहा है। ससुराल आपका कैसा है वो किसी को नहीं पता होता, लेकिन उसको पता करने का भी एक तरीका है, उस पर हम बात करेंगे कभी कि कैसे कितने ऐसे केसेस मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में कि जहाँ पर गलत डिसीजन हो जाता है, रेड फ्लैग्स होते हैं, लेकिन दिखते नहीं माँ बाप को, लड़की को, और फिर पछताना पड़ता है। तो वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया कि जॉइंट फैमिली हो या न्यूक्लियर फैमिली, डिपेंड करता है आप पर कि आप कैसे उस फैमिली को समझते हैं, अपने बिहेवियर्स को समझते हैं, कितनी आपकी इंटेलिजेंस है, कितना बेहतर तौर पर आप उस सिस्टम में सर्वाइव करना और थ्राइव करना सीखते हैं। असल गेम पता है क्या है? चले मैं आपको बोल दूँ कि छोड़ दो, निकल जाओ, भाग जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन हर कोई भाग नहीं सकता, हर कोई निकल नहीं सकता। तो वहाँ पर सिस्टम को समझना, उसमें सर्वाइव करने के बाद थ्राइव कैसे करना है, ये असल गेम है ना। कोई भी आपको आइडियल सिचुएशन नहीं ला कर देगा, आइडियल ससुराल कहीं पर नहीं है, आइडियल मैका कहीं पर नहीं है, आप आइडियल पेरेंट्स भी कहीं पर नहीं है। आपको देखना होता है कि क्या मुझे मिला और क्या मुझे नहीं मिला, क्या मुझे खुद सीखना है और क्या मैंने इनहेरिट किया है। तो ये आपको ना देखना सीखना होगा, ये आर्ट है, और इसके लिए आपको अपने आप को एजुकेट करना होगा। तो बस यही मेरा ओपिनियन था, मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ। उम्मीद करती हूँ कि मैं अपने पॉइंट को बेहतर तौर पर बयान कर पाई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।